Hello children, this is Dr. Rupali from Dr. Amina classes. ये हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम देख रहे हैं वो है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज आपको मालूम है कहाँ है? यू ऑल नो पेनक्रियाज कहाँ है? इट इज़ जो डिओडिनम का स्टमक के बाद डिओडिनम का यू है उसके बीच में पेनक्रियाज है। एक कॉम्पोजिट ग्लैंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कॉम्पोजिट ग्लैंड। कॉम्पोजिट ग्लैंड मतलब जिसमें क्वेश्चन आ सकता है एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या है? ये एंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज हो रहा है? एंजाइम्स। पेनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करती है। एंड इसके एंडोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन। कॉम्पोजिट ग्लैंड। एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है। सपोज ये पेनक्रियास का सेक्शन है, तो फॉलिकल्स मिलते हैं, इनमें प्रोड्यूस होती हैं एंजाइम्स, मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं एंजाइम्स। ओके, और अंदर ये जो जगह है यहाँ पर छोटे छोटे आइलेट्स, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स टाइप के गुच्छे हैं, ये इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं इनको? आइलेट्स ऑफ पूरा नहीं लिख रही, लैंगरहैंस। इन ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। क्लियर? सो द कितने हैं? देयर आर 1 to 2 मिलियन, मतलब टोटल 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू जो है वो किससे है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। देन हॉर्मोन्स कौन से हैं? वन इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो नेचर केमिकली पेप्टाइड हार्मोन है और उसका फंक्शन क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया। कॉम्पोजिट ग्लैंड पेनक्रियाज, उसके दो पार्ट, एक्सोक्राइन वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा और वो पेनक्रियाटिक लाइपेज अमाइलेज जो फूड को डाइजेस्ट करेगा, और एंडोक्राइन पार्ट के भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के दो इंपॉर्टेंट सेल्स है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। क्वेश्चन आ सकता है बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है और उसका फंक्शन क्या है? वो एक्ट करता है मेनली ऑन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को बोलते हैं हेपाटोसाइट्स। वहाँ पर वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट टर्म ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं। आगे आएगा, मैंने कहीं लिखा है हाइपरग्लाइसीमिक किसको? ग्लूकागॉन को, क्योंकि इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। जब भी कभी आई हैव रिटन हियर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रखने के लिए ग्लूकागॉन होता है। मतलब ग्लूकोज, ब्लड की शुगर क्या है हमारी? ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है तब कौन सा एक्टिव हो जाता है हार्मोन? ग्लूकागॉन। क्यों? कि अब उसको ब्लड में वो कम ग्लूकोज को पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा? वो लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, हेपाटोसाइट्स को, कि ग्लाइकोजन जो लिवर सेल्स में है वो काय में टर्न हो जाए? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज वो ब्लड में भेज दिया जाएगा। मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल तक बढ़ाना। तो हाइपरग्लाइसीमिया, जब भी ग्लूकोज बढ़ता है, मिया एंडिंग वो एनीमिया, मतलब ब्लड से रिलेटेड, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा करना। और क्या काम करता है? स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब अब ग्लूकोज इतने से पूरा नहीं हो रहा है ब्लड में, तो कोई दूसरा फैट्स, प्रोटीन्स, नियोजेनेसिस, कोई नए सब्सटेंस से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना। फिर हाइपरग्लाइसीमिया होने लगता है। रिड्यूसेस सेल्यूलर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ बढ़ा रहा है? ब्लड में, तो कहाँ का कम करेगा? सेल का अपटेक एंड उसका यूटिलाइज वहाँ कम कर देगा, क्योंकि कहाँ भेजना है? ब्लड में। ये तो था ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है
वो दूसरा हार्मोन है पेनक्रियास का इंपॉर्टेंट, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है। और क्या काम करता है? ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेन करना ब्लड में इसका काम है। मेनली एक्ट्स ऑन, ये भी वही लिवर सेल्स और एडिपोसाइट्स मतलब फैट बनाने वाले सेल्स पे एक्ट करता है। इंसुलिन क्या करेगा? ये उल्टा करेगा, ये एनहेंसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक। अब नॉर्मल करना है ग्लूकोज को ताकि ग्लूकोज बढ़े नहीं ब्लड में। सपोज ग्लूकोज बहुत बढ़ रहा है ब्लड में, हमने बहुत मिठाई खाई किसी दिन, अब फटाफट ग्लूकोज हमारे ब्लड में आने लगा। एक्स्ट्रा नॉर्मल के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको सेल के में भेज दिया जाएगा कि सेल उसको उठा ले और यूटिलाइज कर ले फॉर एनर्जी पर्पजेज। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटो, लिवर सेल्स को भेज देगा कि आप कन्वर्ट कर लो, ग्लाइकोजन में जमा करके रख लो। एंड एडिपोसाइट्स फैट सेल्स में भेज देगा कि फैट के फॉर्म में वहां जमा कर ले। तो डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज मतलब कम नहीं करता, नॉर्मल लेवल तक कम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपो HYPO ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसीमिया करता है। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक एंड इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू जस्ट उल्टा ऑफ ग्लूकेगॉन, एंटागोनिस्टिक है ग्लूकेगॉन के, ग्लूकोज को कायमेटिक चेंज कर देगा ग्लाइकोज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। टर्म्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। मेंटेन ब्लड की शुगर इज मेंटेन बाय होम्योस्टैसिस, मेंटेन बाय बोथ द हार्मोन्स ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। अभी डिसऑर्डर है, बहुत समय तक अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा ही हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, इंसुलिन ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, या बीटा सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये हम इसमें एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया, लेकिन आपको करना है कि दो टाइप की, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। डिसऑर्डर कौन सा है? डायबिटीज मेलिटस, ध्यान रखना डायबिटीज मेलिटस है। ओके, तो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्म कीटोन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन मिल नहीं रहा है किसी भी वजह से, और इंसुलिन क्या करता है? नॉर्मल पे लाता है, नॉर्मल हो नहीं पा रहा है। अब वो ग्लूकोज इधर उधर सेल में नहीं जा रही, लिवर में नहीं जा रही, तो कहाँ जाएगी? वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमते हुए उस किडनी में से वो यूरिन में आ जाती है, और यूरिन में किडनी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज से। और एक चीज़ आप देखना, जो डायबिटीज़ मिलिटस के पेशेंट्स हैं उनको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है और जल्दी ठीक नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि ब्लड में उनकी, ऐसे लोगों के ब्लड में बहुत ग्लूकोज रहती है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर रहेगी, मतलब इतना फूड रहेगा, तो कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस, कोई भी, वो प्रेफर करते हैं ऐसे सेल में रहना जहाँ पर ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जल्दी ठीक नहीं होते, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होता रहता है। प्लस ऐसा पेशेंट बहुत दुबला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे जो एडिपोसाइट सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, उनको भी ग्लूकोज वहाँ भी नहीं जा रहा, तो वो भी फैट नहीं प्रोड्यूस करे, तो फैट भी नहीं बनता है। मसल्स वो होने लगती हैं, मसल, क्योंकि अगेन ग्लूकोज इज नॉट गोइंग, तो वो ऐसे श्रिवल्ड स्किन टाइप रहती है। नाउ ट्रीटेड विद इंसुलिन, ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? विद इंसुलिन थेरेपी। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है टेस्टीज। यू ऑल नो टेस्टीज एंड ओवरी, ये दोनों हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल का टेस्टीज एंड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज इट प्रोड्यूसेस, टेस्टीज प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, प्लस ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट टेस्टीज में, टेस्टीज यू नो इन सेमाइनिफेरस, टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स के बीच वाले जगह पे लेडिक सेल्स पाए जाते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के सेल्स प्रोड्यूस, और वो प्रोड्यूस करते हैं नंबर ऑफ हार्मोन्स, उनको बोलते हैं एंड्रोजन। सबसे कॉमन एंड्रोजन इज मेल में टेस्टोस्टेरॉन। क्या क्या कंट्रोल करता है? डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा, ऑल दीज आर डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, फंक्शन सब कुछ कंट्रोल करते हैं हार्मोन। देन मस्कुलर ग्रोथ, जब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा अच्छी मसल ग्रोथ होती है, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर डेवलप होते हैं, एग्रेसिवनेस आ जाती है जब बहुत ज़्यादा, तो बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत तेज़ हो जाते हैं, लो पिच वॉइस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं बॉयज़ में वो आते हैं थ्रू दिस हार्मोन। देन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना, द होल प्रोसेस, फिर इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, उसको बोलते हैं लिबिडो, वो सेक्सुअल अर्ज वाला जो बिहेवियर होता है। प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपने स्पोर्ट के पहले ये ले लेते हैं, दैट इज इलीगल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उसका क्यों लेते हैं? क्योंकि एकदम से बॉडी पे असर पड़ता है कि बॉडी के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ये कोई भी स्पोर्ट पर्सन की लेने की ये एक ड्रग अब्यूज में ही आता है, ये नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। द रीजन इज बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन्स प्रोड्यूस, दी स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे एक्टिवनेस बढ़ जाती है, ओके, मस्कुलर एंड एवरीथिंग इंक्रीजेस। देन फीमेल ओवरी, अगेन पेयर ऑफ ओवरी also produces along with the ovum, it produces steroid hormones। और कौन से? वो दो हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है बाय हेल्प्स बाय ग्रोइंग, क्या हेल्प करता है? स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल, मतलब ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप करता है, और रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर आफ्टर ओव्यूलेशन। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज इनटू येलो पैच कॉर्पस ल्यूटियम, दैट start producing another hormone, progesterone, and progesterone is also called as pregnancy hormone because it supports pregnancy, uterus की lining को maintain रखता है during pregnancy। फिर also stimulate growth of should be female होना चाहिए यहाँ पर, female sex secondary sex organs, development of ovarian follicle, high all secondary sex characters also like high pitch voice, body control, and कहाँ पर फैट जमा होना चाहिए, that is all controlled by this hormone estrogen and by the hormones of ovary। by progesterone मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन। इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोला, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन, एंड मिल्क का सिक्रीशन भी कुछ अमाउंट तक कंट्रोल करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। देन देर आर फ्यू बॉडी के ऑर्गन्स विच आर नॉट एंडोक्राइन but still there's some part or some tissue act as endocrine because they release hormone. Those are hormones of heart, kidney and GI, मतलब gastrointestinal tract. They are not endocrine but tissue is endocrine, some tissue। जैसे हार्ट में एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, आर हार्ट, एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है क्योंकि ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है? डायलेट। कोई भी पाइपलाइन अगर डायलेट कर दो तो उसमें बहने वाला फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरीके से अपने बॉडी का जो ब्लड है वो कम हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ ANF। देन जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं, इरिथ्रोपोइटिन, वी हैव डन इट बिफोर, एंड इरिथ्रोपोइटिन का काम है फॉर्मेशन ऑफ RBCs। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आर इंटेस्टाइन एंड द स्टमक, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं, एक नहीं चार, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब देखिए सबके फंक्शन, गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक की लाइनिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और क्या रिलीज करवाता है फ्रॉम दीज ग्लैंड्स? HCl एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। देन सिक्रीटिन, इट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज एंड इट स्टिमुलेट्स, इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन।
देन कोलिसिस्टोकाइनिन CCK बोलते हैं, 2 जगह पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियाज में भी और लिवर में, गॉल ब्लैडर में, दोनों जगह। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करने के लिए एनहांस करता है, और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है। देन गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, GIP मतलब कुछ कम करेगा, तो क्या कम करता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटेलिटी जो हो रहा है अंदर स्टमक में, वो दोनों ही कम करता है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स कुछ हैं, वो भी रिलीज होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यू। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से मैंने सीधे जो डायग्राम है उससे एक्सप्लेन किया है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन 2 टाइप के होते हैं। रिमेंबर, पहले मैं नीचे बताऊंगी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से, पहले भी मैंने मेंशन की है कि केमिकली हार्मोन्स काय में डिवाइडेड है। तो कुछ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो कौन से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। फिर स्टेरॉइड्स कौन से हैं? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर आयोडोथायरोनिन्स यानी जिनमें आयोडीन है, थायराइड के हार्मोन्स हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से? एपिनेफ्रिन है, लिखा नहीं है लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अब आप देखिए, कोई भी सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, और ये इस डायग्राम में भी मेम्ब्रेन है। ये प्रोटीन हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन है, इधर वाले बॉक्स में स्टेरॉइड हार्मोन का है। मेम्ब्रेन बनी होती काय की? लिपिड और प्रोटीन्स की। आप ध्यान दीजिए, कोई हार्मोन, ये हार्मोन है, अगर ये प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, ये हार्मोन अगर प्रोटीन का बना है, तो आप सोच के देखिए क्या ये हार्मोन जो है ये घुस पाएगा? कहीं से नहीं घुस पाएगा, क्योंकि लिपिड्स जो है वो उनको घुसने नहीं देंगी। तो वो प्रोटीन हार्मोन के लिए मेम्ब्रेन पे खास रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली फॉर दैट, स्पेसिफिक टू दैट हार्मोन। ईच हार्मोन का रिसेप्टर इज स्पेसिफिक। वो वहाँ जाके अटैच हो गया, अंदर तो जा नहीं सकता। ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन के हार्मोन्स है, दे कैन नॉट गेट इनसाइड द सेल। अब ये ओवरी की एक सेल का मेम्ब्रेन है जिसमें ये खास रिसेप्टर लगा है, और ये कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाय नेचर इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। अब ये अंदर घुसा, और जब ये अंदर गया तो बस इससे अटैच हुआ, तो अंदर दोनों के कॉम्प्लेक्स बनने से, हार्मोन और रिसेप्टर के अंदर केमिकल्स से रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्स 1 वो लीड करेगा, कैस्केड इफेक्ट होता है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर ऑफ दिस इज आस ZZ, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैसेंजर मतलब पहला मैसेंजर खुद हार्मोन है, उसने मैसेज भेजा, वो तो अंदर जा नहीं सकता, तो सेकेंड मैसेंजर उसका लेने वाला कौन है? आइदर वो साइक्लिक AMP है, या कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, या IP3। NCERT ने दिया हुआ है IP3, मैं आपको बता दूं, IP3 इज इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और एक और बताती हूँ मैं, चौथा DG, दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये दोनों इंसुलिन के लिए सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। अदरवाइज कॉमन सेकेंड मैसेंजर इज साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस। फिर वो आगे के रिएक्शन को बढ़ाते जाते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जिसके लिए हार्मोन आया है वो कंप्लीट करता है सेल, और ये जो है फिजियोलॉजिकल जो भी रिस्पॉन्स आना है थ्रू दैट वो सेल करती है। क्लियर है? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अगर हार्मोन स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड हार्मोन की तो मेम्ब्रेन की लिपिड से दोस्ती होती है, तो वो डायरेक्ट, देखिए ईस्ट्रोजन है, स्टेरॉइड की डायरेक्ट एंट्री अलाउड है। अब अंदर जाके ये कहाँ, इसको इंट्रासेल्यूलर अंदर घुस गया है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इससे जाके जुड़ जाता है। देखो, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर कॉम्प्लेक्स। अब ये इससे जुड़ गया है और फिर वो अपना एक्शन शुरू कर देता है। वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों गया है? क्योंकि वो होस्ट के DNA का, जीनोम का की मदद से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA, उससे प्रोटीन बनेगा और सेल विल प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। कुछ भी हो सकता है, वो टिश्यू डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है जो रिस्पॉन्स है। तो दूसरा तरीका ये है, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए ये तरीका है, और प्रोटीन्स या जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है उनके लिए तरीका
मेम्ब्रेन से कनेक्ट होने का है, दैट इज बाहर वाली मेम्ब्रेन से, सेल की मेम्ब्रेन से। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द होल ईच एंड एवरी लाइन। और इसमें बहुत हॉर्मोन्स किस क्या नेचर है, पेप्टाइड है क्या है, ये सब लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू क्वेश्चंस, रेयरली बाहर से आता है, कंसेप्चुअल आता है, तो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आता है। ठीक है? सो दैट यू हैव टू डू। ठीक है?